जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी कल की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हम लोगों का पॉइंट हो चुका था, लास्ट टर्न में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से आपकी क्लास लास्ट में पूरी नहीं हो पाई थी। पूरी ना होने का मतलब लगभग हो गई थी, 2-3 पॉइंट रह गए थे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत, कवक तक पढ़ चुके थे। कल हम लोगों का टॉपिक चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, जरा उसके संबंध में देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले किसका विकास हुआ। तो सबसे पहले जलीय जीवों का, उसके बाद उससे विकसित हुए तो वो बन गए उभयचर, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद पक्षी, और पक्षी के बाद आ गए आपके स्तनधारी। तो टोटल 5 हम लोगों को इसमें पढ़ना था, जिसमें हम लोग पहला वर्गीकरण पढ़ रहे थे यानी मछली के बारे में। मछलियों के बारे में कई सारी बातें हो चुकी थी, इक्थियोलॉजी, और इसके पालन को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन के बढ़ावा देने से संबंधित, यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति हुई जिससे मत्स्य पालन बढ़ा, तो वो थी आपकी नीली क्रांति। ये सारे पॉइंट हो गए। कल हम लोग चल रहे थे मछलियों में कि हमने बताया था आपको कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें ट्रू फिश, और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें फॉल्स फिश कहा जाता है। ट्रू फिश और फॉल्स फिश यानी सत्य मछलियां और असत्य मछलियां। सत्य मछली और असत्य मछली के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रू फिश पहला हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पहली मछली जिसका नाम हमने बताया था कल आपको, जिसका नाम है शार्क। शार्क शार्क के बारे में बताया था कि शार्क, इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। कल ये पॉइंट हो चुका था, इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। और दूसरा, इस मछली की खास बात है कि इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, तो ये भी याद रखना, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इसके बाद दूसरी हेडिंग कल हमने डाली थी गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया के बारे में आप सब लोग पहले ही पढ़ चुके हो। गैम्बूसिया के बारे में हमने आपको बताया था कि इसका प्रयोग पहली बार मलेरिया रोकथाम के लिए किया गया था। मलेरिया रोकने के लिए क्यों? क्योंकि मलेरिया रोग का वाहक होता है मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है, जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया गया था, तो इसका प्रयोग मलेरिया रोकथाम के लिए किया गया था, गैम्बूसिया मछली का। गैम्बूसिया के संबंध में एक पॉइंट और हम लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। और गैम्बूसिया मछली को मच्छर मारने वाली मछली भी कहा जाता है, और इसे कुएं या तालाब में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जैसा कि हम लोग तीसरी मछली के बारे में पढ़ सकते हैं, इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस मछली को एक नाम और दिया जाता है, इसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्री घोड़ा है एक, तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली होती है, तो हिप्पोकैम्पस समुद्री मछली। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं, इसी समुद्री मछली यानी समुद्री घोड़ा किसे कहा जाता है, तो इसी समुद्री मछली को ही यानी हिप्पोकैम्पस को ही समुद्री घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इससे एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि यह सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली भी है। यह सबसे ज्यादा धीमी गति से चलती है मछली। और यहाँ से दूसरा पॉइंट याद रखना है, समुद्री घोड़ा किसे कहा जाता है, तो इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। इसके बाद अगली बात कर लें, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि समुद्री घोड़ा, तो आप बोलेंगे मछली होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले समुद्री गाय, तो समुद्री गाय पूछ ले, या आपसे समुद्री वर्ड लगा करके समुद्री सिंह या समुद्री शेर पूछ ले, तो समुद्री सिंह या समुद्री शेर ये मछली नहीं होती, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये मैमल्स होते हैं, ये मछलियां नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगली बात कर लें तो ट्रू फिश में अगली मछली आपकी आती है जिसे ट्रू फिश कहा जाता है
जैसे कई तरीके की मछलियां हैं। स्टोन मछली, स्टोन फिश, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन फिश। स्टोन फिश भी एक मछली है। ये सबसे ज्यादा विषैली मछली कही जाती है, सबसे ज्यादा विषैली मछली है ये स्टोन फिश। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे कई तरीके की मछलियां आपसे बोलते हैं, इसी सत्य मछली के अंतर्गत आती है टाइगर फिश। टाइगर फिश भी एक मछली की प्रजाति है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कई तरीके की लिख सकते हैं, जैसे कॉड फिश। जैसे मैं हमने बताया था कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक मछली होती है। इस कॉड लिवर ऑयल में यानी कॉड फिश, कॉड मछली में विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, मछली यकृत के तेल में किस विटामिन की भरपूर मात्रा होती है? विटामिन डी और इसके बाद विटामिन ए। तो यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद कॉड मछली के बाद अगर अगला बात करें तो आप लोग फ्लाइंग फिश, गिटार फिश, रेड फिश लिख सकते हैं। फ्लाइंग फिश, रेड फिश, गिटार फिश, गिटार फिश, ये सब की सब आपकी मछलियां होती हैं। तो ये भी आपकी सत्य मछलियों के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा। इसी में आपको एक क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है? तो मछली नहीं का मतलब हो गया कि वो पूछ रहा है आपसे असत्य मछलियों के बारे में। तो अब देखते हैं असत्य मछलियां यानी कि फॉल्स फिश। देखिए फॉल्स फिश के बारे में अगर हम लोग देखें तो दूसरी हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं फॉल्स फिश। फॉल्स फिश का मतलब असत्य मछलियां, यानी ये मछलियां नहीं होती लेकिन इनके नाम के आगे फिश वर्ड जुड़ा होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी मछलियां इस तरीके की होती हैं। इसमें पहली मछली जिसका नाम आप लोग लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है जेलीफिश। जेलीफिश ये मछली नहीं होती, ये असत्य मछली है। और जेलीफिश जो है आपकी, ये किसके अंतर्गत आती है? तो जेलीफिश मछली ना होकर के ये सिलेंट्रेटा वर्ग का एक जीव है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा वर्ग का जीव होता है। तो ये भी याद रखिएगा किस संघ के अंतर्गत आता है? ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। ये मछली नहीं होती जेलीफिश। इसी तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो डेविल फिश। दूसरी है डेविल फिश। डेविल फिश भी मछली नहीं है, इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो, इसी को ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस है और ये भी आपकी मछली नहीं है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ऑक्टोपस आपका मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। ये मोलस्का संघ का प्राणी है, ये पीसीज वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद तीसरा हम लोग यहाँ से देखेंगे, एक मछली है आपकी जिसे कहा जाता है रेजर फिश। रेजर फिश, रेजर फिश भी मछली नहीं होती है। इसे और किस नाम से? इसे सोलन के नाम से जाना जाता है। इसे सोलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आती है ये किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये भी आपका मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आती है। ये फॉल्स फिश है। इसके बाद अगली बात आ जाती है आपकी सेलफिश। सेलफिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी वाला नहीं, सेल्फिश मतलब SHASS सॉरी, सेल्फिश। सेलफिश भी मछली नहीं होती, ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्रेफिश। क्रेफिश भी आपकी मछली नहीं है। क्रेफिश भी आपकी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आती। इसके बाद जैसे आप नोट कर सकते हो अगली मछली जिसे सिल्वर फिश कहा जाता है, छठी, इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। ये भी मछली नहीं होती, ये भी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। एक अगली बात आती है, एक आपसे पूछा जाएगा सीपिया।
सातवां नोट कर लीजिएगा, सीपिया, सीपिया फिश। ये भी मछली नहीं है, ये भी मोलस्का संघ का प्राणी है। सीपिया फिश, या इसी को कई जगह कैटल फिश भी लिख देते हैं, इसी को कैटल फिश भी लिख दिया जाता है। तो ये आपका सीपिया या कैटल फिश मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपका मछली नहीं होता, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मछलियों से। आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मछली यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मछली यकृत के तेल में विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन डी। पहला क्वेश्चन यही से बनता है, कई बार पूछा गया मछली यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 कि मछली, या आपसे पूछ लिया जाए कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो आंसर करना है डी। डी के बाद फिर नंबर आता है ए का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क लीवर ऑयल में कौन सा पाया जाता है। सार्क लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर करना है विटामिन ए, याद रखिएगा। इसके बाद इसी से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछली में श्वसन कहाँ से होता है, गिल्स से। मछली किस प्रकार का प्राणी है, तो याद रखिएगा मछली असमतापी प्राणी है, मछली असमतापी प्राणी या जीव है, यानी टेम्परेचर इसका घटता बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछली का वाय कंकाल बना होता है, कल बताया था मछली का वाय कंकाल बना होता है, तो मछली का वाय कंकाल बना होता है आपका सल्क का, हमने बताया था सल्क पाया जाता है सिर्फ आपका रेप्टाइल्स में और पीसीज वर्ग के अंतर्गत। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी मछली अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी मछली, तो सबसे बड़ी मछली होती है शार्क। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे छोटी मछली कौन सी है, सबसे छोटी मछली कौन सी है, तो सबसे छोटी मछली कौन सी है बताइए। बहुत से लोग व्हेल सोच रहे होंगे सबसे बड़ी मछली, गलत है, वो स्तनधारी होता है, वो मैमल्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। जबकि मछली वर्ग का सबसे बड़ा, यानी अगर मछली पूछा जाए तो शार्क ऑप्शन करिएगा। अगर सबसे बड़ा जलीय जीव पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो व्हेल। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो भी आप आंसर कर सकते हो व्हेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो वो है अफ्रीकन हाथी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है, तो वो होती है व्हेल। और सबसे बड़ी जलीय मछली है, सबसे पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो आंसर करना है शार्क। जबकि सबसे छोटी मछली कौन सी होती है, तो इसका नाम है ट्रिमेटोमेनस, ट्रिमेटोमेनस, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो हम लोगों को दिक्कत करते हैं।
इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग देखेंगे उभयचर के बारे में। सेकंड नंबर उभयचर, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब उभयचर वर्ग को हम लोग कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला जो उभयचर वर्ग है ये किस प्रकार का प्राणी है? तो उभयचर वर्ग के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओविपोरस होता है, ओविपोरस है। ओविपोरस का मतलब हो गया कि इसका जन्म जो होगा वो किससे होगा? अंडे से होगा। तो याद रखिएगा उभयचर वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः यानी अधिकांशतः, अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांशतः जीव ओविपोरस होते हैं, यानी जिनका जन्म अंडे से होता है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं उभयचर वर्ग के अंतर्गत ही नेक्स्ट बात आती है कि उभयचर को हम पहचानेंगे कैसे? उभयचर, क्या कछुआ आपका उभयचर है? कछुआ ये आपका उभयचर वर्ग है। मगरमच्छ ये आपका उभयचर है? बताइएगा। देखिए अगर कभी भी ऑप्शन में आ जाए कछुआ और मगरमच्छ, ये दोनों ही उभयचर नहीं होते, ये होते हैं सरीसृप। अब बात आती है कैसे सरीसृप पहचानेंगे, कैसे उभयचर पहचानेंगे? तो याद रखिएगा उभयचर वे प्राणी होते हैं जिनका जन्म पानी में हुआ हो, जिनका जन्म पानी में हुआ हो, जिन जीवों का जन्म पानी में हुआ हो और वह रहने में सक्षम जल और स्थल दोनों में हो, वो आते हैं आपके उभयचर वर्ग के अंतर्गत। इस तरीके का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मेढक, जैसे एक छिपकली है जिसका नाम है सिलामेंडर, सिलामेंडर या इसे सिलामेंडर भी लिखा जाता है। तो सिलामेंडर छिपकली ये भी आपका उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है क्योंकि इनका जन्म पानी में होता है। इसे सिलामेंडर को जलीय छिपकली भी कहा जाता है। सिलामेंडर छिपकली को जलीय छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि एग्जाम्पल में पहला तो मेढक आपका उभयचर है, दूसरा सिलामेंडर छिपकली। तो ये इनका जन्म पानी में होता है लेकिन ये रह दोनों जगह सकते हैं। तीसरी बात उभयचर में याद रखिएगा, इनका हृदय जो होगा वो 3 कोष्ठीय होता है। इनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। तो जितने भी उभयचर होंगे इनका शरीर 3 कोष्ठीय होगा। इसके बाद इनमें अगली बात पूछा जाए कि बाह्य कंकाल कौन सा है, तो इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, ये भी याद रखिएगा, इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। इसके बाद अगली बात आती है कि बाह्य कंकाल का मतलब इनमें नाखून नहीं होंगे। इनमें श्वसन कहाँ से होगा, तो श्वसन के लिए याद रखिएगा जैसे हमने आपको बताया था कि मेढक गिल्स से भी सांस लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। तो 2 चीजें अगर आपसे पूछी जाएं कि ये श्वास कहाँ से लेंगे, तो आंसर करना होगा गिल्स से भी लेते हैं, फेफड़े से भी लेते हैं। तो याद रखिएगा ये श्वास कहाँ से लेंगे, तो गिल्स से भी और फेफड़े से भी। और कुछ जीव ऐसे हैं जो त्वचा से सांस ले लेते हैं, तो याद रखिएगा त्वचा से भी सांस ले लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए उभयचर वर्ग के संबंध में आपसे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, हम मेन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, नहीं तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं उभयचर के बाद सरीसृप वर्ग की।
सरीसृप। सबसे पहला सरीसृप, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के हैं, तो ये भी कैसे होंगे, ये भी ओविपोरस होते हैं, यानी इनका जन्म कैसे हुआ होगा, तो जन्म इनका अंडे से हुआ है। इनका जन्म किससे होगा, अंडे से होगा। इसके बाद इसमें अपवाद है, तो अपवाद के बारे में याद रखिएगा कि नवजात के रूप में आपके दो ऐसे यानी अपवाद हैं इसमें जो वीवीपोरस होते हैं, तो लिख लीजिएगा अपवाद, जिसमें पहला है आपका एनाकोंडा सांप। ये एनाकोंडा सांप जो होता है ये वीवीपोरस होता है, ये नवजात के रूप में बच्चे को जन्म देता है। एक आपका दूसरा सांप भी है जिसे वाइपर कहा जाता है, तो सॉरी वाइपर नहीं, बोया। एक सांप होता है जिसे कहा जाता है बोया सांप, ये बोया सांप भी आपका वीवीपोरस होता है। ये दोनों अपवाद हैं इस वर्ग के अंतर्गत। ये दोनों अपने बच्चों को जन्म किस रूप में देंगे, तो ये नवजात के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, यानी बच्चे के रूप में जन्म होता है। जबकि आपके सरीसृप वर्ग के अधिकांश जीव जो हैं वो सभी ओविपोरस होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा जीव याद रखिएगा, सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा जीव ये होता है आपका कछुआ। सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा प्राणी है कछुआ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, यानी इसको समुद्री कछुआ भी बोलते हैं, सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो सबसे बड़ा सांप है पाइथन, जिसे आप लोग अजगर भी बोलते हैं। सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा सांप पाइथन या अजगर। इसके बाद सरीसृप वर्ग में हृदय कितने कोष्ठी होता है, तो सरीसृप वर्ग का जो हृदय होगा वो 3 कोष्ठी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 3 कोष्ठी होता है, लेकिन 3 कोष्ठी का एक अपवाद भी है। और 3 कोष्ठी का अपवाद क्या है, तो 3 कोष्ठी का अपवाद होता है कि जो मगरमच्छ है इसका हृदय 4 कोष्ठी होता है। मगरमच्छ इसका हृदय 4 कोष्ठी होता है। कमेंट करके बताइएगा मानव में हृदय कितने कोष्ठी है, जल्दी से। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, सरीसृप वर्ग का विकास किस वर्ग में हुआ। सरीसृप वर्ग का विकास किस युग में हुआ, तो याद रखिएगा सरीसृप वर्ग का विकास मीसोजोइक युग में हुआ था। सरीसृप वर्ग का विकास मीसोजोइक युग में हुआ था। इस युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसी वर्ग को डायनासोर युग भी कहा जाता है। इसी में डायनासोर पाए गए थे, इसलिए इसे डायनासोर युग भी कहा जाता है। इसमें सभी जीव आपके रेंग कर चलते थे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, बताइएगा। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, घोंसला बनाने वाला सांप है कोबरा। घोंसला बनाने वाला सांप कोबरा। इसके बाद अगर पूछा जाए उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, ये क्वेश्चन पूछे गए आपकी रेलवे में, तो बहुत बार पूछे गए। उड़ने वाली छिपकली, इसका नाम है ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली, इसका नाम है ड्रैको। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है। सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है, तो सबसे जहरीली छिपकली होती है, इसका नाम है हेलोडर्मा। इसकी स्किन में जहर पाया जाता है, हेलोडर्मा।
वैसे भी आप लोग जानते हैं कि छिपकली में जहर नहीं होता, कुछ छिपकलियों में जहर होता है, वो भी उनकी स्किन में होता है। तो सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है? हेलोडर्मा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री सांप, जिसे मछली वर्ग का जीव नहीं है जबकि सरीसृप है, ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हाइड्रोफिश कहा जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि एक सांप दूसरे जहरीले सांप को काटे तो क्या होगा? यदि एक जहरीला सांप किसी दूसरे जहरीले सांप को काट ले तो क्या होगा? आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स पे। इसके बाद अगला लेते हैं पॉइंट। इसके बाद आता है आपका पक्षी, चौथा पक्षी यानी एव्स। तो पक्षियों के संबंध में पहला पॉइंट, ये वीवी पोरस है कि ओवी पोरस? जल्दी से कमेंट करिएगा। इनके बारे में तो ज्यादातर आपको मालूम है। इनका जन्म अंडे से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ओवी पोरस। ओवी पोरस होते हैं पक्षी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्षियों के बारे में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन जो बनेंगे वो अब हम बताते हैं आपको क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि वे पक्षी जो उड़ने में सक्षम नहीं है, वे पक्षी जो उड़ने में सक्षम नहीं है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच उड़ने में सक्षम नहीं होता। ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है ऑस्ट्रिच। जैसे अपने यहाँ शुतुरमुर्ग, वैसे ही ये ऑस्ट्रिच है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी किसे कहा जाता है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी है जो उड़ नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, लेकिन यह जमीन पर इसकी दौड़ सकता है, और इसकी दौड़ है 70 किलोमीटर पर आवर। भगवान ने उड़ना नहीं दिया लेकिन दौड़ना ज्यादा दे दिया। आप बाइक नहीं चला पाओगे जल्दी इतने। इसके बाद अगला पॉइंट, इससे दूसरा पक्षी देखते हैं, पेंगुइन। पेंगुइन भी एक पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। और पेंगुइन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस महाद्वीप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का प्रमुख पक्षी है, नोट कर दीजिएगा इसको भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि पेंगुइन पानी के भीतर कितने समय तक रह सकता है? तो ये एक दिन में लगभग 450 बार पानी के अंदर जाता है। एक दिन में 450 बार पानी में जा सकता है, यानी इसका ज्यादातर समय पानी के भीतर ही रहता है। इसके बाद अगला पक्षी आता है आपका तीसरा, जिसे कहा जाता है एमू। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, एमू। इसके बारे में खास बात आपको याद रखनी है, इसकी ऊंचाई बहुत जबरदस्त है। इसकी ऊंचाई होती है 1.9 मीटर। 1.9 मीटर। इसके बाद ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी था, ये दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है एमू। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वह स्तनधारी जो उड़ने में सक्षम है,
वह स्तनधारी जो उड़ने में सक्षम है, और ये एकमात्र स्तनधारी है। चमगादड़, चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ने में सक्षम है, लेकिन उड़ने की कला किसकी है? पक्षियों की। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो पक्षियों में जो हृदय पाया जाता है वो 4 कोष्ठी होता है। पक्षियों में हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि पक्षियों में पंख किसका कार्य करते हैं? तो पक्षियों में पंख मानव के पैर हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पक्षियों में पंख का कार्य क्या है, तो जैसे मानवों में पैर का कार्य होता है वही पक्षियों में पंख का काम होता है, जबकि जो पंजे होते हैं वो हाथ का कार्य करते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है बताइएगा? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है जिसका नाम है पेलेग्रीन फाल्कन। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, इसका नाम है पेलेग्रीन फाल्कन। ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, जिसे आप ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, नोट कर लीजिएगा जल्दी। इसके बाद सबसे छोटा पक्षी तो आप सब लोग जानते हैं, हमिंग बर्ड। इसके बाद आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पक्षी उड़ते समय, पक्षियों के उड़ते समय उनके मुड़ने में सहायक अंग कौन सा है? तो उनके मुड़ने में सहायक अंग उनकी पूंछ होती है। याद रखिएगा, पक्षियों में उड़ते समय मुड़ने में सहायक अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा पूंछ। पूंछ ही उनको उड़ने में सहायता करती है, दिशा देने में। तो दिशा के लिए मुख्य रूप से पूंछ का कार्य होता है, जिससे वो दिशा प्राप्त करते हैं। अब हम लोगों का अगला पॉइंट आता है, ठीक है, उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं, और अगला पॉइंट है आपका स्तनधारी। स्तनधारी में जो 4-5 पॉइंट हम बता रहे हैं इतने ही याद रखना है, इसमें आपका काम हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। स्तनधारी, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा स्तनधारी, जो कि लास्ट है। देखिए, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जो खास चीज हम लोगों को पढ़नी है, 3-4 पॉइंट, लगभग 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 3 वर्ग होते हैं। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी हम लोग पढ़ चाहे पूरी किताब डालें, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला तो स्तनधारी कितने वर्गों में डिवाइड है, तो आपका 3 वर्गों में डिवाइड होता है। सबसे पहला वर्ग है, इसे कहा जाता है प्रोटोथेरिया। दूसरा वर्ग आता है जिसे कहा जाता है मेटाथेरिया, और तीसरा वर्ग आता है जिसे कहा जाता है यूथीरिया। यूथीरिया, ये 3 वर्ग हैं आपके स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। अब इसमें याद क्या रखना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
याद इसमें आपको ये रखना होगा कि प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और जो आपका यूथीरिया है, तो इसके अंतर्गत क्या अंतर है। तो जो प्रोटोथेरिया है, प्रोटोथेरिया प्रोटोथेरिया के अंतर्गत वे जीव रखे गए जिनके जन्म अंडे से होते हैं, यानी जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, यानी हम लोग बोल सकते हैं ओवीपोरस हो, ओवीपोरस। तो ओवीपोरस के अंतर्गत आपके आता है कौन सा वर्ग, प्रोटोथेरिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटाथेरिया में कौन रखे जाएंगे, तो मेटाथेरिया के अंतर्गत वे जीव रखे जाते हैं जो बच्चे का जन्म भ्रूण रूप में, भ्रूण रूप में अविकसित अवस्था में कर देते हैं, जो बच्चे का जन्म भ्रूण रूप में अविकसित अवस्था में बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो आते हैं आपके मेटाथेरिया के अंतर्गत। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कंगारू। कंगारू को आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो बच्चे को बहुत लंबे समय तक, क्योंकि भ्रूण अवस्था में ही, अविकसित अवस्था में, यानी शिशु पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सकता होता, इसलिए उसको जन्म तो दे देता है लेकिन अपनी थैली में काफी लंबे समय तक रख करके उसे घूमता है। तो कंगारू मेटाथेरिया वर्ग के अंतर्गत आता है। यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे जीव जो बच्चे को जन्म पूर्ण विकसित अवस्था में देते हैं, पूर्ण विकसित अवस्था में देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको स्वयं मानव है। इसका एग्जाम्पल मानव के बच्चे का जन्म विकसित अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा ये तीन मुख्य अंतर हैं इसके अंतर्गत। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे जो हमें लिखने होंगे, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एकेडिना। एकेडिना, एकेडिना को एक नाम और दिया जाता है, इसे चींटी खोर भी कहा जाता है। ये चींटी खाता है, इसे चींटी खोर भी बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं एकेडिना या चींटी खोर। इसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल है डक बिल प्लेटिपस। दूसरा एग्जाम्पल है डक बिल प्लेटिपस। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डक बिल प्लेटिपस किस वर्ग का प्राणी है, तो ये आता तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत है, लेकिन ये प्रोटोथेरिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका स्तनधारी वर्ग का भी वर्ग, ये भी पॉइंट समाप्त हो जाता है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो हमने बताया था कशेरुकी वर्ग, तो कशेरुकी वर्ग का पॉइंट आपके पूरे हो गए। कल हम लोगों का टॉपिक होगा अकशेरुकी वर्ग। कल हम अकशेरुकी वर्ग भी कोशिश करेंगे खत्म करने की। उसमें भी एक बहुत लंबे चौड़े जो है डिस्क्रिप्शन है, यानी कई जीव हैं, इसलिए आपका अकशेरुकी वर्ग और कशेरुकी के जो अन्य पॉइंट होंगे वो भी कल हम वन लाइनर के रूप में लिखवा देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लास समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।